Hi, guys, and welcome back to another episode of Listen Up. So, we recently saw in the news that an experiment was conducted in which a robot was controlled in Austria from Pakistan to conduct a surgery. I mean, it's a technology which can be used to conduct complex operations such as surgery, space missions. You can have robots going on rescue missions where humans cannot reach, but humans are controlling them, and they're controlling them from thousands and thousands of kilometers away. And it wasn't just conducted anywhere in Pakistan, it was actually conducted in our very city of Karachi in the Haptic Human Robotics and Condition Monitoring Lab in the NED University of Engineering and Technology. This experiment was conducted by Dr. Riazuddin and his team, and it is our great honor that in this episode of Listen Up, we have as a guest Dr. Riazuddin, who has spared some time, and he is going to be talking to us about all of this and much more. So, sir, thank you so much. And how are you? And how are you doing? Thank you, Kumail, and all my friends and colleagues from Cedar College. Uh, Assalamu alaikum. Yeah, we actually performed an experiment. Um, I actually had been principal investigator of a lab, which you told, Haptics, Human Robotics, and Condition Monitoring Lab at NED University. I'm heading this lab from last 5 years, and it's a national level lab, one of the robotics and automation lab in the country. Some other labs, for example, domains of different domains of robotics like automation, swarm robotics, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड आपको दूसरे शहरों में भी मिलेंगी. तो हमारी जो लैब है वैसे भी वो अपनी हैप्टिक्स की काइंड में फर्स्ट लैब इन द कंट्री. और हैप्टिक्स जो है हमारे पास, अगर मैं स्टार्ट करूं, तो हैप्टिक्स हमारे पास एक ऐसी साइंस है रोबोटिक्स और मैकेट्रॉनिक्स सिस्टम्स में, इंजीनियरिंग में, जो जिसमें आप ह्यूमन टच यानी किनेस्थेटिक फीलिंग और फोर्स फीडबैक सेंसिंग आप ले सकते हैं Right. रिमोट ऑब्जेक्ट्स की. तो इसकी मेजर दो एप्लीकेशंस जो मेजरली हमें नज़र आती हैं, उनमें से एक एप्लीकेशन है कि आप यहाँ पे बैठे हुए हैं और आप कोई ऐसा काम परफॉर्म करना चाहते हैं, और जिस जोग्राफिकल रीजन में आप परफॉर्म करना चाहते हैं, या तो आप वहाँ जा नहीं सकते, या जाना बहुत एक्सपेंसिव हो, Yeah. और या बहुत कम टाइम में आप वहाँ यानी वो काम आपने इतना अर्जेंट परफॉर्म करना है कि अगर आप लेट हो गए तो वो काम की वजह से कोई और डिज़ास्टर या कोई और नुकसान हो सकता है, चाहे वो ह्यूमन लाइफ का हो या फिर किसी और सिस्टम का. तो आप वहाँ पे रोबोट भेज के उनको वो काम कंप्लीट करा सकते हैं. ना सिर्फ वो काम कंप्लीट करा सकते हैं, ये हम कह लें, इन द मीन वाइल यू आर एबल टू गेट अ फोर्स फीडबैक आउट ऑफ दैट वर्क, कि वो काम की एक्यूरेसी बढ़ जाए. क्योंकि जब आप कोई, फॉर एग्जांपल ये मैं ग्लास लिफ्ट कर रहा हूँ, तो मुझे आसानी क्यों हो रही है? क्योंकि मेरी फिंगर्स Feel किनेस्थेटिकली कर सकते. टैक्टाइल फीलिंग है कि Yeah. ये मैंने इसको होल्ड कर लिया है. जी. और अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत स्मार्ट बनाया है, और कुछ चीज़ों को इस तरह बनाया है कि जो कि ह्यूमन ने स्टडी किया है. जैसे मिसाल के तौर पे ये गिलास को जब मैं होल्ड कर रहा हूँ, तो मेरे आर्म्स के अंदर एक इनहेरेंट बिल्ट इन इम्पिडेंस कंट्रोल है. जी. मैं अपने फिंगर्स की इम्पिडेंस, जो कि कह लें एक फैक्टर होता है हमारे यहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, यूजुअली माई बैकग्राउंड इज बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मगर इम्पिडेंस का मतलब ये है कि मैं इसको ना ज़्यादा प्रेस कर रहा हूँ कि ये ब्रेक हो जाए या मेरी फिंगर्स को नुकसान, ना बिल्कुल इसको लूज पकड़ा हुआ है कि ये. जी. तो अगर वो रोबोट को आप उस एरिया में भेजें और वो सिमिलर फीलिंग आप अपने एंड पे लें, तो सोचें कि आप वहाँ पहुँचे भी नहीं और आपने वो काम भी उसी तरह से करवा लिया. तो ये एक पार्ट है. सो बेसिकली जो आप मिसाल के तौर पे इसको अगर आप टच करते हैं तो दिस इज द जो आप जो टच फील करें इट्स बेसिकली द सेंसेशन दैट यू आर फीलिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आप फील कर रहे हैं. जी. तो हैप्टिक फीडबैक के बारे में मैं खुद भी पढ़ रहा था बिकॉज मेरा बैकग्राउंड मैकेनिकल का है. या मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में इतना अच्छा नहीं रहा हूँ. तो उसके हिसाब से मैं जब ये पढ़ रहा था तो मुझे ये हुआ कि हैप्टिक फीडबैक की हम पर्टिकुलरली बात करते हैं. द साइंस इज कॉल्ड हैप्टिक्स बाय द वे, बट इट्स कॉल्ड हैप्टिक फीडबैक बिकॉज देन जो आपकी जो कंट्रोलिंग डिवाइस है दैट इज बेसिकली ट्रांसफरिंग दैट सेंसेशन टू यू इंस्टेड ऑफ इट कमिंग द अदर वे. या एक्चुअली उमैल, यू वोंट बिलीव, जो हैप्टिक फीडबैक फीलिंग है ना, वो मैकेनिकल है. राइट. सही है, अब वो मैकेनिकल है, मगर वो इंटरफेस जो डेवलप करते हैं आप, वो वो इलेक्ट्रिकल से. इलेक्ट्रॉनिक्स होता है ऑफ तो कोर्स. मेरी पीएचडी मैकेट्रॉनिक्स में जी जी जी.
फ्रॉम साउथ कोरिया. तो मैकेट्रॉनिक्स में अगर आप देखें तो मैकेट्रॉनिक्स का मैक इज मैकेनिकल Mechanical, yeah. एंड ट्रॉनिक्स इज Electronics, इलेक्ट्रॉनिक्स, yes. इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, यानी सो इट्स अ मर्जर ऑफ यूं कह लें एक यूं कह लें करंट और नेक्स्ट जनरेशन इंजीनियरिंग है मैकेट्रॉनिक्स. तो उसके अंदर ये पार्ट आता है. तो इस तरह की फील्ड में काम करते हुए यू हैव नो एक्सक्यूज कि अगर इलेक्ट्रिकल की कोई चीज़ आएगी या मैकेनिकल की, तो यू कैन अंडरस्टैंड मुझे कितनी ज़्यादा मैकेनिकल पढ़नी पड़ी होगी. बिल्कुल, ये जो मैं बिल्कुल. इम्पिडेंस की बात करूँ, दैट्स अ मैकेनिकल Of course, of course, टर्मिनोलॉजी. जी. दिस इज अ मैकेनिकल टर्मिनोलॉजी. लाइक अगर हम इसको फिजिक्स की फॉर्म में ड्राइव करें तो फोर्स डिवाइड बाय वेलोसिटी जो राइट साइड में मिलती है वो दैट इज द इम्पिडेंस एक्चुअली. बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त. सो सर ये तो बताएं कि अब ये हैप्टिक फीडबैक की हमने ये बात की. नाउ इसके एरियाज ऑफ एप्लीकेशन पे जिस तरह हुआ कि सर्जरी वाली जो एक एक्सपेरिमेंट है वो तो आपने परफॉर्म की. अच्छा, ये इसमें सर ने मुझे अभी क्लेरिफाई भी किया बिकॉज मैंने न्यूज़ आइटम्स देखे तो न्यूज़ आइटम्स में ये था कि फर्स्ट एवर सर्जरी वाज कंडक्टेड. और फिर यही हुआ कि डॉक्टर रियाजुद्दीन जो है वो तो पीएचडी वाले डॉक्टर हैं, ये मेडिकल वाले डॉक्टर नहीं है. तो क्या आपने सर्जरी कंडक्ट की थी या आपने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें सर्जरी वाला बिट क्या था? और फर्स्ट विल टॉक अबाउट दैट एंड देन अदर एरियाज ऑफ हैप्टिक्स जहां पे इसकी एप्लीकेशंस हो सकती है. तो प्लीज इफ यू कैन एलैबोरेट. मैं आपको बताता हूँ. एक्चुअली मैं एक्सपेरिमेंट की डिटेल बताता जी, हूँ. please. दरअसल इसमें एक्सपेरिमेंट को अगर आप परसेंटेज वाइज डिवाइड करें ना, कि एक्सपेरिमेंट क्या है कि मैं कराची में बैठा हुआ हूँ एक लैब में और एक रोबोट को मूव कर रहा हूँ. सही. ठीक है. मे बी यू कैन शेयर दैट वीडियो. we'll be showing clips of the video during this तो मैं podcast. मूव कर रहा हूँ ऑस्ट्रिया में एक बंदा है. जैसे इस केस में वाइस वर्सा था कि यहाँ पे मेरे साथ एक बच्चा है, रिसर्च एसोसिएट हुमायूं. ही वाज एक्चुअली एज अ मास्टर डिवाइस वो रोबोट को मूव कर रहा है और हमने उसे नेटवर्क के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू वहाँ पे कनेक्ट किया ऑस्ट्रिया में, और वो रोबोट बिल्कुल मिमिक कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम मूविंग दिस रोबोट देन इट इज़ एक्चुअली मिमिकिंग द सेम वे. अच्छा, ये जो मैं बार बार ये जो मैं जगह बता रहा हूँ, जो डिले बता रहा हूँ, ये एक्चुअली डिले आता है जितना जियोग्राफिकल लोकेशन दूर होगी. अगर आप मार्स पे ये काम करें तो प्रोबेबली इट विल टेक अराउंड 7 seconds राइट. to reach that signal to the Mars and perform a certain task. तो ऑस्ट्रिया में हमने 280 मिली सेकेंड्स लिया था, जो तकरीबन 1/4 कह लें ऑफ सेकंड होता है. 1/4 यानी 25% ऑफ सेकंड. ठीक है. तो 0.25 सेकंड्स. तो इतना डिले हमें मिल रहा था. अच्छा, अब हमने जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो एक तो रोबोट को हमने मूव किया तो वी फाउंड आउट कि यार स्टेबल नेटवर्क है. फिर वो जो डिवाइस हमने यूज़ की वो डिवाइस स्मार्ट डिवाइस है, हैप्टिक डिवाइस कहलाती है. वो एक्चुअली पैरेलल रोबोट्स भी हो सकते हैं और सीरियल रोबोट्स भी हो सकते हैं. मैं आपको थोड़ी सी डिटेल जी नहीं प्लीज इस पे. अच्छा, मैं इसमें यही कहूँगा कि सर ये जो हम तो जाहिर है हम दोनों इंजीनियर्स हैं तो हमें तो इस कॉन्वर्सेशन में बड़ा मजा आएगा कि समझ में आ रहा है कि पैरेलल क्या है, सीरीज क्या है. बट ऑफ कोर्स फॉर आवर ऑडियंस ये भी आप प्लीज इलैबोरेट कर दीजिएगा कि सीरीज और पैरेलल जब हम कह रहे हैं या कुछ टेक्निकल टर्म्स अगर हम यूज करें तो उसका फिजिकल क्या मीनिंग है. तो बहुत आसानी से बता देता हूँ मैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सीरियल रोबोट की बात करता हूँ तो रोबोट तो वो है कि जो कि एक्चुअली जो आप ऑटोनोमसली कोई किसी भी कोई जहाँ पे आप ह्यूमंस की प्रेजेंस की वैसे भी ज़रूरत ना पड़े और रोबोट ऑटोनोमसली आप काम कर सकें किसी भी जगह, बेशक ह्यूमंस वहाँ मौजूद भी हों. अच्छा, ये हमें रोबोट्स एक्चुअली चाहिए क्यों होते हैं? कुछ रीजंस की वजह से. ह्यूमंस का JND होता है, JND कहलाता है जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस. यानी आप कम से कम कितनी, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आप लेंथ कितनी कम से कम मेजर कर सकते हैं तो आप बोलेंगे यार मैक्सिमम आई कैन इमेजिन 1 millimeter. बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, यंग है तो आपको शायद 0.5 millimeter हो गया. बट व्हाट अबाउट 1 nanometers? और इसी तरह आप फॉर एग्जांपल कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें आपको लॉन्गर डिस्टेंस हो तो आप उनको इमेजिन करने के लिए तो हमारी ह्यूमन JND एक वक्त एग्जॉस्ट हो जाती है. Right. तो उससे ज़्यादा हम कम या मेजर नहीं कर सकते. अच्छा, फिर एक कैपेसिटी है ह्यूमन कि कितना तेज़ काम कर सकते हैं, कितना प्रिसीजन से काम कर सकते हैं. अगर मुझे ये काम करना है कि ग्लास एक असेंबली लाइन पे एक कन्वेयर बेल्ट पे जा रहा है तो मैं इसको इस तरह करके कितनी दफ़ा उठा सकता हूँ? ह्यूमन हैंड थक जाएगा. फिर इसकी जो रेपिटेशन है, क्या गारंटी है कि एग्जैक्टली मैंने ये उठाया है उसी बार अगली दफ़ा भी मैं दोबारा ही उठाऊंगा मैं? तो आप ना चाहते हुए भी जितना काम प्रोसेसेस, जितनी आबादी बढ़ चुकी है, जितनी रिक्वायरमेंट बढ़ चुकी है, उस हिसाब से आपको रोबोट्स आपकी लाइफ में एंटर हो चुके हैं ऑलरेडी. ठीक है, उनके बगैर गुजारा नहीं है. यानी यूनिवर्सिटी लेवल पे तो हमारे यहाँ थोड़े से कुछ हम टर्मिनोलॉजी स्लैंग यूज़ करते हैं, शशके के तौर पर भी रोबोटिक्स को देखते हैं, रिसेप्शन वगैरह वो अपनी जगह है. मगर एक्चुअल प्रोसेस इंडस्ट्री में तो रोबोटिक्स आपकी ज़रूरत है. अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जाएं और एक गाड़ी का चेसिस बन के आ रहा है उसमें आपने
फॉर एग्जांपल गेट को फिक्स करना है तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन जहाँ पे उसने टाइट होना है वहीं होना वहीं एग्जैक्टली होना जरूरी है। फिर अगली जो गाड़ी आ रही है असेंबली लाइन में उस पे भी वही होना इवन है। द अमाउंट ऑफ टॉर्क दैट यू नीड टू अप्लाई, जितनी अप्लाई फोर्स उस पे लगनी होगी वो वो भी कैलकुलेटेड कैलकुलेटेड होना ह्यूमंस तो नहीं कर नहीं सकते। कर सकता। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, कभी मैं आपको बोलूँ यार धागा टेस्ट करो तो आप यूं करके चेक करेंगे उसको, तो अच्छा यार ठीक है ये है और जल्दी टूट गया, मगर स्टिल यू कैन नॉट टेल। तो आपके पास सिस्टम्स और रोबोट तो एक्चुअली इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो अब जब हमने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो हमने एक्चुअली यहाँ पे हमने एक सीरियल और पैरेलल रोबोट लिया। एक्चुअली ये मैटर नहीं करता। सीरियल रोबोट का मतलब ये है कि एक रोबोटिक आर्म है जो जैसे ह्यूमन आर्म भी है ना, ये लिंक्स हैं इसके। जी जी ये शोल्डर का जॉइंट है, इसके साथ ये मेरे बाइसेप्स का लिंक है। जी। उसके बाद फिर ये मेरे Elbow फोर का आर्म्स joint का आता है। लिंक है, जी। फिर रिस्ट है एंड देन फिंगर्स एंड ये देखें ये लिंक्स हैं। तो ये सीरियली अगर कनेक्टेड है सही। तो ये क्या कहलाएगा सीरियल रोबोट। मगर सोचें कि अगर मैं किसी चीज को यूं करके पकड़ रहा हूं तो ये सारे आर्म्स आपस में पैरेलल हो गए, तो Very ये nice. पैरेलल रोबोट है। तो उस हिसाब से इसकी फिजिक्स आप पढ़ाते हैं That's such a good analogy. हाँ हाँ। जी, तो ये पैरेलल एग्जांपल हो गई। बिल्कुल। और किसी चीज को मुझे पुश करना है तो मैं सीरियली कर रहा सीरियल हूँ, करूंगा, ठीक है। yes. तो इसकी काइनेमैटिक्स डायनामिक्स जो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं जी, वही जी। काइनेमैटिक्स हैं, वही Absolutely. स्ट्रेसेस फोर्सेस वगैरह आप कैलकुलेट करते हैं। उसकी मदद से आप पोजीशन दे के फॉर एग्जांपल एंगल्स मालूम कर सकते हैं। बिल्कुल, एंगल्स दे के आप पोजीशन मालूम कर सकते हैं, तो आप उधर जा सकते हैं। तो ये उसके पीछे फिर हमारी पूरी मैथ होती है। तो हमने ये यूज़ किया। फिर हमने क्या किया, हमने जब नेटवर्क स्टेबल कर लिया उस एक्सपेरिमेंट में, तो अब मैं ज़रा वन गो में बता दूं ताकि जो मेरी यंग जनरेशन जूनियर ऑडियंस है उनको अंडरस्टैंड हो कि एक्सपेरिमेंट क्या था। तो एक रोबोट कराची में था, एक रोबोट ऑस्ट्रिया में था। हमने उसको इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट किया। इंटरनेट के थ्रू जब हमने उसे कनेक्ट कर लिया तो हमने देखा कि ये इधर से जो मास्टर साइट पे जो कराची में बच्चा बैठा हुआ है मेरी टीम का, वो इसको मूव कर रहा है। तो वहाँ पे मैं उस साइट पे इत्तेफाक से मैं खुद गया हुआ था यूरोप में एज अ रिसर्च प्रोफेसर इन ऑस्ट्रियन लैब फॉर 2-3 वीक्स। तो ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन ही मैंने वहाँ पे प्रोफेसर मेठियास थे, उसमें मैंने इनसे कहा कि व्हाई नॉट वी परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट बिकॉज आई हैव सीन वन डिवाइस इन योर लैब एंड आई कुडंट ब्रिंग with me because of the excess baggage capacity given by the airline. तो उसने कहा yeah you can do this. So we actually collaborated in that. He provided some technical services through his team, Right. through his research associate, and we performed. So once it is connected, then we started moving, and then we attempted 2 tasks. One, it is in a free motion when the other robot is not interacting with any object. जब Right. दूसरा robot सिर्फ freely move कर रहा है इस तरह, जैसे अगर मैं यहाँ से हूँ कराची में और ये ऑस्ट्रिया में, तो ये मूव है। तो ये हमें एक सेकंड टास्क हमने परफॉर्म किया कि अगर किसी ने इस रोबोट को पकड़ा हो या ये किसी वॉल पे टच कर रहा हो तो क्या ये रोबोट रुक जाएगा। क्योंकि यही होता है ना कि अगर मैं रियल इसको मुझे रियल इसका इंडेक्सिंग क्या है, यानी पैरामीटर क्या है, पैरामीटर ऑफ इंडेक्स क्या है कि मैं कैसे मेजर करूं कि मैं अच्छी टेली प्रेजेंस कर रहा हूं। वो यही है कि मैं अगर विदाउट टेली प्रेजेंस में यहाँ पे आगे जाता हूँ तो ये टेबल क्या है मेरे हाथ को रोक देगी, क्योंकि यहाँ पे इसी तरह वो रोबोट को अगर कोई रोकेगा तो यहाँ पे मैं फील करूँ कि somebody has stopped it. तो डिफरेंट that is the haptic feedback. दैट इज द ये बन हैप्टिक जाता है। फीडबैक। अच्छा इसके अंदर मजे की बात ये है कि यू कैन इवन चेंज द स्टिफनेसेस। हुक्स लॉ के तहत जो नहीं होती स्टिफनेसेस की वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं। कम स्टिफनेस का मतलब सॉफ्ट एनवायरनमेंट फील कर रहे हैं, हार्ड स्टिफनेस का जैसे आपने स्टील को फील कर लिया। तो ये वाले हमने कुछ डिफरेंट कॉन्टैक्ट एक्सपेरिमेंट किए। क्योंकि अब हम आते हैं इसका टेली सर्जरी या डिजास्टर, अंडर वाटर, प्लानिटरी मिशंस, मार्स पे। मतलब मैं एज अ पॉजिटिव पाकिस्तानी ये फील करता हूँ रिगार्डलेस ऑफ द कंट्री सिचुएशन, अगर हमने प्रोग्रेस करना है तो 2030 में, 2040 में, 50 में, एनी टाइम हमें इस तरह के मिशंस पे जाना पड़ेगा। Absolutely. जाना पड़ेगा बिकॉज जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हमें इफेक्ट कर भी रहा है, हमें तो हमें मतलब डेटा ये चाहिए, जरूरत है हमारी। हमें डेटा चाहिए कई उस हिसाब से जब आप इसमें एडवांस हो तो जाना पड़ेगा। तो आई थिंक हो सकता है एट दैट टाइम आर लैब, हमारी लैब की ये एक्सपर्टीज, ये डेटा या ये जो एक्सपेरिमेंटेशन फॉर सम रीजंस काम आए और हम अपने कंट्री को सर्व भी कर सकें। होपफुली हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो आपको इसमें सपोर्ट भी कर पाएं और हमारे स्टूडेंट्स इवेंचुअली इस सारी या चीज़ों में एग्जैक्टली शामिल हो सकें। तो उस वक्त हमने ये परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट। और अच्छा तो अब सर्जरी की हम बात करते हैं। तो सर्जरी मेडिकल टर्म में सर्जरी क्या है? सर्जरी का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता मुझे एक चोट लग गई है और मुझे फील हुआ है कि ये अच्छा खासा गहरा जख्म है और बड़ा है और ये इसके ऊपर कुछ टांके लगाने, तो दैट इज कॉल्ड सर्जरी। आप यानी इन चीज़ों को कट करना भी सर्जरी है और स्टिचिंग करना भी सर्जरी है। तो स्टिचिंग तो हमने परफॉर्म नहीं की। व्हाट वी कैन ईजिली डू, फॉर एग्जांपल
कि अगर हम यहाँ से बैठ के वहाँ पे किसी चीज़ को कट कर रहे हैं, किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई पार्ट में ट्यूमर है तो यू कैन ईजिली कट दैट, तो वो कटिंग की फीलिंग आप यहाँ पे ले सकते हैं बहुत आराम से। यानी ये एक सिंपल फॉर्म ऑफ सर्जरी हो सकती है। कॉम्प्लेक्स की तो खैर देर आर मैनी, कि उसके लिए आपको स्पेशलाइज रोबोट चाहिए, स्पेशलाइज चीज़ें। तो मैं उस चीज़ को भी ज़रा डिस्क्राइब करूँगा। अक्सर लोग टेली रोबोटिक सर्जरी को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कैसे है? मिसाल के तौर पे कुमैल, यू आर अ मेडिकल डॉक्टर और आपको एक सर्जरी परफॉर्म करनी है जो आजकल बहुत इन है, वो है, और लोग चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि यार आपके साथ एक खुदा ना खास्ता एक मेडिकल प्रॉब्लम हो गया है और वो आपको सर्जरी करनी पड़ेगी। अब नाउ यूजुअली देयर आर टू ऑप्शंस। एक तरीका ये है कि आप उसको ऊपर से सरफेस से कट करें और फिर वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा डॉक्टर, कट करने के बाद वो ट्यूमर निकालेगा। ऑल्टरनेट तरीका ये है कि वो हो सकता है आपका जो जो जैसे माउथ है, इसके थ्रू आपके अंदर कोई रोबोट को उतारे, उसके आगे कैमरा लगाए, वहाँ से वो कटिंग करे और वो चीज़ को वहीं से निकाले। इसमें उसने क्या किया, आपको कोई सुपरफिशियल सतही तौर पे नुकसान नहीं जैसे वो पहुंचाया। इंटरनल बायोप्सी वगैरह टाइप की चीज होती है कि हाँ, कोई टिश्यू वगैरह अगर जैसे एक्सट्रैक्ट करना है एक्सट्रैक्ट या करना है वगैरह, या इवन कट भी करना है जी 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 मिसाल के तौर पे, तो वो भी तो एक पार्ट ऑफ सारी सर्जरी है। उसी में तो ये शामिल कहलाती है मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी। सही मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी, कम से कम पेशेंट को नुकसान पहुंचा के आपने अपने टारगेट अचीव कर लिया। हालांकि वो चीज़ आप काट के भी कर सकते थे। तो वो डॉक्टर अक्सर वहीं पे बैठा होता है, और क्योंकि फॉर एग्जांपल ह्यूमन हैंड कैन नॉट गो इनसाइड द माउथ, यानी आप जा नहीं सकता, तो आप रोबोट भेजते हैं और फिर वो आप उसको कट करते हैं और फिर वो अपने काम निकालते हैं। तो वो उस केस में डॉक्टर वहीं बैठा होता है, वीडियो स्क्रीनिंग पे देख रहा होता है, और अपने कुछ जो मास्टर साइड के उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो उसने कनेक्ट किए हुए होते हैं उस रोबोट से, जो पेशेंट की बॉडी में जा रहे होते हैं, उससे करता है। ये हमने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया वो इससे बहुत बड़ा है, अच्छा इससे बहुत बड़ा है। वो इसलिए कि डॉक्टर आपका वहाँ बैठा ही नहीं है। ऑफ कोर्स यानी एक मिसाल दे रहा हूँ, यानी यू कैन जस्ट प्रिडिक्ट कि डॉक्टर आपका 7,000 किलोमीटर दूर है, दस बिल्कुल हजार ऐसे किलोमीटर जिस तरह अक्सर होता है कि कुछ मेडिकल प्रोसीजर्स हैं जिसके लिए यहाँ से आपको पूरा यू हैव टू ट्रैवल ऑल द वे टू द यूएस, क्योंकि वहाँ पे कोई स्पेशलाइज्ड लैब है या कोई स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन थिएटर है जहाँ पे ये काम हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। जी जी बिल्कुल। बिकॉज द स्पेशलिस्ट इज ओवर देयर, हाँ नॉट हाँ। नॉट बिकॉज इक्विपमेंट नहीं है बट बिकॉज द स्पेशलिस्ट इज ओवर अच्छा, देयर बट बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज कि ये चीज़ एक्सपेरिमेंटल लोगों ने सर्जरीज परफॉर्म की हैं, आई थिंक यूएस और फ्रांस के दरमियान हो चुकी है 2000, अर्ली 2000 में। एक रिसेंटली मैंने 4-5 साल पुरानी वीडियो देखी थी कि चाइना में प्रोफेसर कर रहा था, तो वो इतने डिस्टेंस नहीं थे, वो मुश्किल से जो टाइम डिले था उसमें 0.1 मिली सेकेंड, यानी 100 एक सेकंड का 1/10, सॉरी या 1/10 ऑफ सेकंड। 100 मिली तो उन्होंने छोटी मोटी सर्जरी की, उस ज़माने में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, मगर तो ये जो ना एक यूजुअल प्रैक्टिस अभी तक नहीं बनी है पूरी दुनिया में। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। मगर as soon as we are seeing the 5G is अब हमारी लाइफ में आ रहा है 5G 4G, तो इंटरनेट स्पीड हमारे पास बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इसका बहुत ज़्यादा दारोमदार इस बात पे है कि आपके सिग्नल कितने एफिशिएंटली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं, और फिर वो सिग्नल फोर्सेस के लेके आपको वापस कैसे देते हैं, जिनसे आप हैप्टिक फीडबैक ले सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए अब ये चीज़ नॉर्मल करने की ज़रूरत। और हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, अगर अनटू द एक्चुअली मैं इस नंबर गेम्स में नहीं पढ़ता कि वी आर बेटर, हमें तो काम करना है, मगर फिर भी मैं आपको बताऊं तो वी सर्च इट। तो आई थिंक मैं जानता हूँ जापान इस तरह की चीज़ों पे R&D करता है। कोरिया, जहाँ से मेरा PhD है, वो बहुत अच्छी R&D, मैं एक्चुअली मेरा PhD थीसिस इसी पे था। चाइना को मैंने कुछ पार्ट्स को देखा, इसके अलावा एशिया में कोई और कंट्री टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज कि इस तरह का नहीं करता। तो एक्चुअली हम ये कह सकते हैं कि आई थिंक वी आर 4th कंट्री एज अ जिसने इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और साउथ एशिया में तो हम वन है। ठीक है, हाँ एशिया में तो हाँ, ये मैं थोड़ा Southeast कैजुअल Asia होना में चाहूंगा कि मतलब हर चीज़ में आप इंडिया वगैरह से कंपेयर करते हैं, आई थिंक वी आर बेटर देन दैम, या एब्सोल्युटली। नहीं वो कंपैरिजन वगैरह वाली बात भी नहीं है सर, ज्यादा तो ये है कि मतलब लाइक नाउ दैट आपकी एक्सपेरिमेंट पे हमारी बात हो गई, थोड़ा सा मैं इस चीज पे भी जरा सा आना चाह रहा हूँ कि हम मुसलसल जो एक नैरेटिव एक पाकिस्तान में चलता रहता है कि इस कौम का कोई इलाज नहीं है, इस कौम का कोई हल नहीं है, इस कौम का कोई साइंटिफिक कोई माइंडसेट नहीं है, कोई रिसर्च नहीं करती, एंड देन वी हियर अबाउट सच एक्सपेरिमेंट्स एज दिस। और ये भी हम नाम सुनते रहते हैं बड़े बड़े साइंटिस्ट का कि बहुत बड़े बड़े ब्रेक थ्रूज हैं जिसका पाकिस्तानी साइंटिस्ट जो है वो पार्ट रहे हैं, मतलब हर डेकेड में कोई ना कोई मेजर कंट्रीब्यूशन पाकिस्तानी साइंटिस्ट का किसी ना किसी लेवल पे रहा है। एंड येट एट द सेम टाइम पाकिस्तान में जो इंजीनियरिंग की जो इन्वायरमेंट है, मैं उस पर आपसे ज़रा सी बात करना चाहूँगा कि ये जो रिसर्च वगैरह हो रही होती है
इतना हमें पता नहीं लगता कि पाकिस्तान में हो रही है या नहीं हो रही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज इट हैपनिंग इन इंजीनियरिंग, या इंजीनियरिंग का जो फ्यूचर है पाकिस्तान में उसके उस पर थोड़ी सी अगर रोशनी डालें आप, सिंस यू आर अ पार्ट ऑफ सच अ रेवोल्यूशनरी फील्ड एज वेल, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में ये इन चीज़ों का स्कोप है? क्योंकि हमें बड़ा शौक होता है ना, स्कोप है इस चीज़ का या नहीं। तो आर वी गोइंग देयर, मतलब लाइक 5 साल 10 साल डाउन द लाइन में भी आपको लगता है कि इंजीनियरिंग में वी आर गोइंग टू बिकम वन ऑफ द इम्पोर्टेंट नेशंस इन एज फार एज इंजीनियरिंग इज कंसर्न? जी। अच्छा, कुछ तो एक रियलिटीज़ हैं जी और फिर एक कुछ आपका परसेप्शन है। जी परसेप्शन बहुत मैटर करता है और बिल्कुल माइंडसेट है। बिल्कुल माइंडसेट बिल्कुल। बहुत बड़ी चीज़ है। मैं आपको बताता हूँ, तो अगर आपके अंदर हैबिट है ना चीज़ों में पॉजिटिव देखने की, तो मेरे ख्याल में आपको अभी भी पाकिस्तान में 50 मतलब अनकाउंटेबल पॉजिटिव चीज़ें नज़र आएंगी। एब्सोल्युटली। अच्छा देखें, अब R&D का ताल्लुक क्या है? R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रॉब्लम पे होती है, सोल्यूशन पे नहीं होती, या सही सोल्यूशन की इंप्रूवमेंट पे हो सकती है। सही। तो पाकिस्तान इज़ अ कंट्री वेयर प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, मैं सरकास्टिकली नहीं कर हाँ हाँ रहा, है, देयर बिल्कुल एग्जिस्ट, है बिल्कुल है। हर लेवल पे करते हैं। जी चाहे आप मेडिकल की फील्ड ले लें, लॉ एंड ऑर्डर ले लें, या इंजीनियरिंग ले लें, सब इसमें प्रॉब्लम एग्जिस्ट करते हैं। तो अभी मैं वन बाय वन बताता हूँ। जी तो मैं जिस नज़र से देखता हूँ, या मैं जिस टाइप का पाकिस्तानी हूँ, मुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं। ठीक है, मैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। जी ये मेरी चॉइस है कि मैं एक कमरे में बैठ के टीचिंग करूँ और जस्ट अपना 4:30 देखूँ, या मेरी चॉइस है कि नहीं यार, वाई शुड आई, कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ कि मेरे से जो 10-20 साल जूनियर हैं वो मेरी तरफ देखते हैं फॉर अ मेंटोरिंग लेवल, या और एज अ इंस्पिरेशन आप उनको दें, देन आप एक क्वालिटी पीपल की आर्मी क्रिएट करें जो कि फिर आगे अगली जनरेशन को, क्योंकि ये एक प्रोसेस है, प्रोग्रेसिव है एक और प्रोग्रेसिव प्रोसेस है। चीज़ है। मैं थैंकफुल हूँ कि हमारे एंसेस्टर्स ने हमें इस लेवल तक कंट्री दिया है, चाहे जिस सिचुएशन में भी है, जी तो अभी हमारी जिम्मेदारी है, तो मैं इसको ज़्यादा आगे ले कंप्लेन जाना। नहीं कर सकता मैं या एक्चुअली। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा माइंडसेट का ये इशू है कि वो नेगेटिविटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब वो आना शुरू होती है ना, तो वो बिला वजह मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाती है, और बिल्कुल। फिर फॉर आपकी एक हैबिट बन जाती है कि आप फॉर नथिंग नेगेटिव बोलना शुरू कर देते हैं, एंड देन थिंक, तो अगर आप, तो ये थोड़ा सा होमवर्क करने की ज़रूरत है। और आई थिंक मेरे ख्याल में इसमें इंस्टीट्यूट्स का तो हाथ है ही, वो टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है, बिल्कुल है बिल्कुल। मगर क्योंकि पेरेंट्स भी टीचर हैं अपने बच्चों के, वो हर चीज़ सिखा रहे हैं उनको वन टू वन इंटरेक्शन से, अगर वो पॉजिटिव है ना, तो आपको बच्चा, मुझे नहीं लगता कि नेगेटिव हो सकता है। ये एब्सोल्युटली। बहुत बड़ी ज़रूरी बात है। तो हमारे यहाँ क्योंकि एक्चुअली नेगेटिविटी सम टाइम घरों से आती है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, नेगेटिव कंपटीशन और ये सारे मसाइल घरों से आते हैं। तो अगर पेरेंट्स आपके पॉजिटिव हैं और हर चीज़ में आपको बताते हैं, क्योंकि आपके यहाँ अगर फॉर एग्जांपल एक मिसाल दे रहा हूँ, यूथ अगर आउट ऑफ कंट्री में न्यूज़ देख रहा था भाई, इस साल 7.5 लाख पाकिस्तानी जो है ना बैरून वगन सर के ये तो लिए, 2 साल पहले था, हाँ अभी हाँ, तो मिलियन बढ़ तक गया। पहुंच गई। तो अगर पेरेंट्स, अगर फॉर एग्जांपल इन सम वे ये बताते हैं, वो उनके अच्छे ही सोचते हैं, मगर अगर वो ये बताते हैं कि नहीं यार, तुम इस केपेबल हो, तुम इधर ट्राई करो उस लेवल पे, या पॉजिटिविटी रखते हैं और अपनी लिमिट्स तक वो जाएं, तो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं। तो ये क्लैरिटी मेरे ख्याल में फैमिली की तरफ से आनी ज़रूरी है। अच्छा, अब इंजीनियरिंग के स्कोप की जहाँ तक बात है और एजुकेशन की बात है, उसका ताल्लुक इस बात से कि व्हेन आई वाज ग्रेजुएटिंग फ्रॉम एनईडी यूनिवर्सिटी, तो होता ही था, उससे पहले भी यही कल्चर था मेजॉरिटी के ना, पे स्ट्रक्चर्स इतने अच्छे नहीं जी होते थे, और हायर एजुकेशन कमीशन आहिस्ता आहिस्ता आई थी। तो जो मैं देख रहा था कि जो पुराने टीचर्स वगैरह जो लोग होते थे, तो वो यूजुअली होता था कि दे कम टू द एनईडी, फिर वो कोई जीआरई टेस्ट देते थे, फला देते थे, फिर वो बाहर जाके बाकी सेटल हो जाते थे, बिकॉज उनमें भी उनका भी कसूर नहीं है, क्योंकि उनको जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती थी। जाहिर है जी। ठीक है, तो यानी मतलब एज एन इंडिविजुअल भी एट वन पॉइंट आपको सोचना ही हाँ, पड़ता आपको है, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली। अनफॉर्चुनेटली आपको, आपका पेट्रियोटिज्म भी कंडीशनल हो जाता है ना, हाँ, कि अगर ये होगा तो मैं अपने मुल्क में सब करूंगा, इसमें ये नेचुरल है। तो हुआ क्या है, जो हायर एजुकेशन कम्स इन विद पावरफुली, और हायर एजुकेशन बहुत कम कम लोग जानते हैं माजरत, कि उन्होंने बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, लैंडमार्क्स अचीव किए। जी एक वक्त तो मैं अताउर रहमान साहब का एक वो सुन रहा था शो, उन्होंने बताया कि उन्होंने पूरा ब्राज़ील, चाइना, रशिया और एक आध कंट्री एशियन में ही, उनसे इंडिया भी था उसमें, जी कंपेयर किया। तो पाकिस्तान ने हायर एजुकेशन कमीशन के इकदामात के बाद इतनी R&D में आगे आ गया था कि उनका जो ग्राफ था ना, जो इंडेक्सेस थे, वो सबसे टॉप पे थे। जी तो हायर एजुकेशन का आया, तो वो ना बाहर के सारे R&D सिस्टम्स लेके आए, जी लोकल फैकल्टी के लिए उन्होंने ग्रांट्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जी जैसे जी कुछ ग्रांट्स हैं बड़ी फेमस, नेशनल रिसर्च ग्रांट फॉर यूनिवर्सिटी जी टीचर्स, तो उसमें फैकल्टी मेंबर अप्लाई कर सकता सही। है। इवन आई रिसेंटली वन 8.8 मिलियन रिसर्च ग्रांट ऑन अच्छा रोबोटिक
मैनिपुलेशन सिस्टम फॉर पैकेजिंग इंडस्ट्री, जबरदस्त। मतलब पैकेजिंग इंडस्ट्री के लिए आप रोबोट का सिस्टम बनाया। इसी तरह टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड के नाम से ये अच्छी अच्छी ग्रांट है जिसमें आपको करोड़ से 2 करोड़ रुपए तक और ये सब चीजें एग्जिस्ट करती हैं। आई एम ग्रेटफुल टू यू कि आप ये सारी चीजें मेंशन कर रहे हैं, बिकॉज अगेन वही है कि हमारे पास तो मतलब लाइक वो न्यूज वाला पर्सपेक्टिव हाँ या जी वो जी जी। एक वही जो जैसे आपने बात की कि पॉजिटिव होना क्यों इस वजह जरूरी है, क्योंकि वही जो नेगेटिविटी आती है तो हमारे दिमाग में सिर्फ नेगेटिविटी ही भरती चली जाती है। बट ये जो फंड्स एग्जिस्ट करते हैं, ये रिसर्च है, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में रिसर्च नहीं हो रही, या ये कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान इज नॉट अ कंट्री जहाँ पे रिसर्च को डिस्करेज किया जाता हो या कुछ हो। मसाइल अपनी जगह है ऑफ कोर्स, मतलब अच्छा, और एक और भी चीज़ ये है कि जहाँ पे प्रॉब्लम ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं, एज यू वर मेंशनिंग, कि भाई जो प्रॉब्लम्स हैं वो रियलिटी हैं हमारी, बट प्रॉब्लम्स का एग्जिस्ट करना भी अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी है। क्राइसिस इज ऑलवेज प्रेजेंट्स एन अपॉर्चुनिटी। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, मुझे डेट्स में मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। 20 मार्च मुझे याद है, मुराद अली शाह साहब ने छुट्टियों का ऐलान किया, और आपकी जो मेरे फ्रेंड हैं रॉक सीडर, उनकी मेरे पास कॉल आई कि रियाज व्हाई नॉट वी बिल्ड अ वेंटिलेटर। तो जी, उस पे भी रॉक का आना इस था। पॉइंट में कंट्रीब्यूशन है कि ही वाज द वन जिसने मुझे मोटिवेट किया। वी वर थिंकिंग ऑलरेडी, बट तो दिस इज मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे दूं। कोविड के टाइम्स की सर बात कर रहे हैं कि जब फर्स्ट लॉकडाउन्स वगैरह लगना शुरू हुए थे, ऑफ कोर्स आई वाज इन कांटेक्ट विद सर रॉक एज वेल, और सर रॉक ने ये बताया था कि यार ये वेंटिलेटर्स वगैरह जो हैं वो जब इंपोर्ट किए जाते हैं तो दे कॉस्ट अस अ लॉट। 3-4 मिलियन का तो मतलब आई डोंट नो रुपीस नहीं, का। आराम से रेंज रोवर की प्राइस का अच्छा खासा एक जी, वेंटिलेटर और होता वो है। ये है कि ऑफ कोर्स वो उस टाइम पे जितनी हमारे पास आई थिंक क्राइसिस द वाली किड्स नो सिचुएशन थी। हाउ मच अ रेंज रोवर कॉस्ट। जी 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 बिल्कुल। और वो ये था कि देयर वाज दिस डेस्परेट नीड कि थोड़ा सा लोअर कॉस्ट और लोकली मैन्युफैक्चर्ड वेंटिलेटर्स की जरूरत है, क्योंकि बिकॉज वेंटिलेटर्स नॉट जस्ट लाइक वो बाइक पंप की तरह नहीं है। ऑफ कोर्स मतलब लाइक देयर इज एन एंटायर साइंस इन्वॉल्व देयर, जिसके बारे या में अभी बिल्कुल आपसे बिल्कुल जी जी। मुझे चाहिए भी होगा। एंड देन वो सर रॉक गॉट इन टच विद यू, एंड देन आपने एब्सोल्युटली ही यू आल्सो गॉट कवरेज, आपके बीबीसी उर्दू जी ने जी भी जी आपको जी कवर कर कवरेज दिया था दिया। उस पे। बीबीसी एक्चुअली लंदन ने भी हमें वहाँ पे एक्चुअली जो रिटर्न आर्टिकल है पूरा छापा था उन्होंने। जी जी जी। जी जी। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये जो फ्रंट लाइन वर्कर्स की हम जब बात करते हैं तो उसमें डॉक्टर्स को और सर्जन्स को और इन मतलब जितने भी मेडिकल प्रोफेशंस हैं वो तो ऑब्वियसली फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं ही, लेकिन ये है कि एज इंजीनियर्स जो कंट्रीब्यूशन हुआ है, खासतौर से बायोमेडिकल इंजीनियरिंग वगैरह है, या इसी टाइप की चीज़ें कि हमें वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ रही है, या मेडिसिन में जो इंजीनियरिंग वाले लोगों ने काम किया है जो एक्चुअली वो वही फ्रंट लाइन वर्किंग वाली चीज़ है, वो तो मतलब लाइक यू लिटरली बिन अ फ्रंट लाइन वर्कर दैट इन दैट एंटायर डेस्परेट सिचुएशन, तो उसके एक्चुअली बारे में बताएं। मैंने आप ही की लाइन पिक की ना, आपने कहा ना कि प्रॉब्लम्स में अपॉर्चुनिटी आती है। जी जी तो मैं अच्छा, फॉरेन कंट्रीज में डॉक्टर्स इतने ज़बरदस्त क्यों होते हैं, इनकी रीज़न मैं बताता हूँ। बिकॉज डॉक्टर अपना काम करते हैं और जो बायोमेडिकल सेटअप, जो इंजीनियरिंग सेटअप है ना, वो उनके साथ मुस्तकिल टच में होता है, टच में होता है। जी और वो उनकी बेसिस पे, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको नई नई प्रोडक्ट उस हिसाब से इनोवेट करके दे रहा होता जी है। जी जी दे सर, तो जो कि हमारे कंट्री में मिसिंग है। और आपको हैरत होगी, मैं अपनी R&D में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेरी बैचलर्स है जिसमें हम पावर से एक्चुअली, मगर अब मैं हेल्थ केयर साइड पे इसीलिए मूव हो गया हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है, जो हम दुनिया में पांचवा बड़ा कंट्री है, जी जी मतलब बाय 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 पॉपुलेशन। तो अभी पॉपुलेशन। हमने 2-3 महीने पहले ही क्रॉस किया है शायद ब्राज़ील वगैरह को। जी 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 हाँ जी, तो अब हम टॉप 5 में आ गए हैं। लगते हैं हम छोटे चिंटा पिंटा कंट्री हैं, मगर एक्चुअली एक साइड पे चाइना है इसलिए, या शायद दूसरी साइड पे इंडिया, और हम छोटे लगते हैं, बट वी आर एक्चुअली बिग कंट्री। जी तो अपॉर्चुनिटी की मैं ये बात बता रहा था कि 20 मार्च को मुराद अली शाह साहब, रिस्पेक्टेड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने छुट्टियों का ऐलान किया था। 2 दिन मैंने घर रुके, एंड देन बाय द patronage, under the patronage of my vice chancellor, Professor Dr. Sarush Hashmat Lodi. He's a wonderful and dynamic personality, and even the other top management like Dr. Tufail and and the other people and deans are very dynamic this time at NAD. तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, तो what we did, we started working on that. और वो वर्क करना इतना आसान इसलिए नहीं था क्योंकि वो प्रॉब्लम आ गई थी तो अपॉर्चुनिटी भी आ गई थी। बिल्कुल। अच्छा, अपॉर्चुनिटी वो कैसे थी? यूजुअली क्या होता है कि जब आप कोई एक काम कर रहे होते हैं ना, तो आपके साथ जो पैरेलल में लोग, दुनिया है, वो भी काम कर रही है। जी मगर कोविड में क्या हुआ, वक्त जो था थियोरेटिकली तो चल रहा था, आप जी देखते थे घड़ी बढ़ गई है, जी मगर प्रैक्टिकली तो आप कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। जी ना जी आप बिल्कुल। स्कूल जाते थे, ना आप ऑफिस जाते थे, ना कुछ और कर पाते थे। आप एवरीथिंग इवन के स्टूड आप स्टिल। जी दूल्हे वाले को भी बोलते थे घर आके दे दो, जी मतलब यानी आप यू आर एक्सपेक्टिंग एवरीथिंग आपको डिलीवर हो जाए। वो चीज़ें हमने एक्चुअली, मेरे ख्याल में हमारी जनरेशन या सब लोगों को मिला रहा हूँ, इवन जूनियर्स को, जो लोग इस वक्त अब ये कह लें कि वो उन बच्चों के अलावा जिनको अपनी मेमोरी याद हो, तो ये टफ टाइम्स है ना। बिल्कुल बहुत तो ज़्यादा। उसमें हमें अपॉर्चुनिटी मिली, अपनी हमने लिमिट्स एक्सटेंड की।
you won't believe we spent, I along with my team, I was the one जो कि इसमें लीड फ्रॉम द फ्रंट था, और उस वक्त मैं रिसर्च मैनेजर नहीं था, आई वाज अ रिसर्चर. देयर इज अ डिफरेंस कि आप रिसर्च मैनेज करते हैं कि तुम ये करो तुम ये करो, ये क्या है कि नहीं खुद बैठ के आप कोड कर रहे जी हैं जी जी. यार तुम मुझे, हाँ उसमें ये है कि सपोर्ट आपको मिल रही है, तुम जब तक ये कर दो, ये सोल्डरिंग कर दो, ये फला ला दो. तो उस वक्त हमने ये बैठ के 200 नाइट्स वी स्पेंट इन दैट लैब. मतलब हमने अपनी यूनिवर्सिटी का भी थोड़ा सा ट्रेंड चेंज किया कि यार रात में भी R&D हो सकती है, जबरदस्त. क्योंकि क्योंकि दैट्स व्हाट आई हैव सीन इन कोरिया. मैं उनके इंडिपेंडेंस डे के दिन गया तो मैंने कहा यार ये रातों को क्यों लैब में, आज तो छुट्टी है. उन्होंने कहा नहीं ये सब अपने थीसिस लिख रहे हैं, तो लाइट्स जल रही होती थी. तो वो एक कल्चर है एक्चुअली, वो कल्चर यहाँ पे आने का है. जी. यूजुअली हमारे एकेडमिक कल्चर कैसा है, 4:30 बजे सारे ऑफ सबका, हाँ, छुट्टी हो जाती, घर जा मगर चले जाते हैं. R&D के कोई टाइमिंग नहीं होती बिल्कुल बिल्कुल. एक्चुअली. या जो बल्कि एक्सपेरिमेंट तो जब जब चलना है तो चलना है, वो छुट्टी हो या कुछ वो हो. कुछ भी हो तो वो उसने करना है. और ये बड़ी अजीब सी बात है Yeah. कि जब आप ना वो जो आइडिया है ना टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, उसका कोई टाइम नहीं है. वो कंघी Exactly. करते हुए भी आ सकता है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली. ठीक है, नहाते हुए भी आ सकता है आइडिया, और यार ये मैं काम यूं करूं, जैसे क्योंकि यू वो आर इन, वे इवन आप मॉस्क में नमाज पढ़ने तो आ सकता है लिटरली. बिल्कुल. आप वहां पे सोच रहे हैं बैठे में और आप वेट कर रहे हैं किसी चीज का, किसी को देख के आ सकता है, वो तो उसकी यूरिका मोमेंट है, बस तो फिर वो आप आगे तो आप जब R&D में होते हैं तो आप बोलते हैं छोड़ो यार सैटरडे संडे आई हैव टू गो एंड डेवलप इट. which is why it's also necessary to be in that positive mindset. हाँ वो जो mindset वाली चीज है ना, हाँ. जब आप रिसर्च वाले माइंडसेट में भी है कि जब आप एक आइडिया के बारे में मुसलसल सोचे चले जा रहे हैं, सोचे चले जा रहे हैं, वो ये है कि जब नहीं सोच रहे होंगे ना उस टाइम पे अचानक क्लिक होता है कि यार तो ये उसके लिए कैसे. मैटर नहीं करता ना कि आज ट्यूसडे या संडे या सैटरडे. एग्जैक्टली. तो वो उसके कैलेंडर लिए तो थोड़ी एक follow सिंपल है कि सूरज निकला और मैंने काम करना है बस, और नाइट है तो चलो थोड़ा थक सूरज गया ना भी मैंने, निकले, तब भी मेरी काम आंख करना है. खुली तो काम शुरू काम करना. बिल्कुल बिल्कुल. अक्सर तो आंख बंद करके के भी काम मैं बल्कि एक दिन का आपको वैसे ही ऑन अ लाइटर नोट वाकया बता रहा हूँ. मैं यूजुअली ऐसा होता था कि कोरियन ज़रा वर्कहोलिक वैसे भी होते हैं, तो वो थोड़ी सी अपनी है, हम लोग भी काम करने वाले तो पाकिस्तानी अच्छे होते हैं. जी. तो वहाँ पे मैं अक्सर ना, मेरे साथ ऐसा है कि मेरे 3-4 दिन गायब हैं, तो मैं कभी सोचूं ना कि यार ये वो दिन गुजारा है मैंने, तो मैं एक दफ़ा 8 बजे तक पूरा 44-45 आवर्स का जागा हुआ था. अच्छा. तो मैंने करने के बाद इवन के स्काइप पे मेरे फादर भी मेरे साथ थे, और बस मैं करने के बाद फ़ौरन मैंने ना एक, वो कहलाता है ये अच्छी पिज़्ज़ा ना, वो चीज़ पिज़्ज़ा ना, तो आप बाकी तो खा नहीं सकते थे, वो ऑर्डर किया और बस मैं सो गया. अच्छा, क्योंकि वो दिन था थर्सडे का, अगले दिन मुझे जुम्मे का था, तो आवाज़, क्योंकि वहाँ ना पाकिस्तान में बड़ा मज़ा है, यानी आपको जुम्मे का एहतमाम करने की ज़रूरत नहीं, आप गली में निकलेंगे दूसरी मस्जिद, हाँ एक नहीं एक जी. छुटेगी दूसरी, वहाँ तो आपके पास एक ही मॉस्क है और वो नमाज निकली तो बस फिर आपकी यही है वो बस. नहीं होती. तो इस चीज़ का वो होता. तो मैं सुबह उठा तो मैंने अपने एक जूनियर था PhD में, उसको कॉल की. मैंने कहा यार बिलाल चलते हैं नमाज़ पढ़ के आते हैं. तो वो मेरा मजाक उड़ाने लगा, खैरियत रियाज भाई आप नमाज, मैं कहा ये क्यों इस तरह कह रहा है मुझे यार, मतलब हम वी गो एवरी वीक. तो मैंने जब उसको इंसिस्ट किया ना, तो मुझे कहता है रियाज भाई आज सैटरडे है. तो मैं सोच रहा हूँ कि थर्सडे को मैं सोया था, नाउ हाउ कम इट, फिर मुझे याद आया नहीं यार मैं रात को वॉशरूम के लिए उठा था थोड़ा सा यानी ये, तो आप इतने इन होते हैं चीज़ों में, हाँ, मैं आप जस्ट absolutely, जस्ट टेलिंग absolutely. कि आप इतने इन होते हैं यू, कि आप उन चीज़ों में जब जाते हैं फिर आप करते हैं, फिर वही वाली बात हुई कि आपने टारगेट अचीव करना है रिगार्डलेस, फिर आपको बिल्कुल बिहेवियर बिल्कुल. रोबस्ट हो जाता है. एग्जैक्टली. रोबस्ट मीन्स के वट एवर द इनपुट इज, आपने आउटपुट देना ही देना देना है. ही देना है. अच्छा सर, यूजुअली होता ही है कि बच्चे, सिंस आई एम फिजिक्स टीचर, तो ये होता है कि बहुत सारे बच्चे जो है फिजिक्स पर्टिकुलरली लेते ही इस वजह से बिकॉज इंजीनियरिंग उन्हें करनी होती है, एंड दे आर यूजुअली कंफ्यूज्ड अबाउट वेयर टू अप्लाई या किस फील्ड में अप्लाई करना है. तो अब वो वेयर टू अप्लाई वाली जो चीज़ है वो तो अपनी जगह है, लेकिन जो फील्ड चूज करते हैं उसमें यूजुअली मैं गाइड इस तरीके से किया करता हूँ कि भाई देर आर सम मदर ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग सो टू स्पीक, कि मैकेनिकल हो गई, इलेक्ट्रिकल हो गई, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर में अगर आप आ जाएं तो मे बी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये जो है थोड़ा सा मतलब लाइक जो वास्ट ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स हैं. बैचलर्स आप इसमें करें एंड देन यू इवेंचुअली गो टुवर्ड्स योर मास्टर्स, एंड देन जब PhD वगैरह की तरफ जाएं तो स्पेशलाइजेशन आप थोड़ा सा बाद में चूज करें. नाउ दिस एडवाइस आई फील कि दिस यूज टू बी रियली इफेक्टिव. मतलब इफेक्टिव तो खैर अभी भी है ज़ाहिर है, बिकॉज ये सारी एवरग्रीन ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग हैं. बट जो न्यूअर ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग आ रही हैं, जिस तरह मैकेट्रॉनिक्स की हमने बात की, तो मैकेट्रॉनिक्स तो पिछले 20 साल में क्रिएट होना और फिर उसका एडवांसमेंट जितनी भी हुई है पिछले 20 साल में, और ख़ासतौर से पिछले 5-7 साल में तो बहुत ही तेज़ी से हुई है, राइट. तो इसी तरीके से बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की हमने बात की, और दूसरी फील्ड्स ऑफ इंजीनियरिंग है. तो डू यू व्हाट वुड यू एडवाइस द स्टूडेंट्स कि अगर वो अपने बैचलर्स वगैरह के लिए अगर चूज करते हैं तो शुड दे गो इनटू दीज स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग, या आप मतलब वुड यू अग्री विद मी, या क्या आपका कहना है इसमें? हाँ,
एक्चुअली मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि मैं थोड़ा बहुत ना करिकुलम डेवलपमेंट में भी हूँ। मैं एक्चुअली बहुत सारी कमेटीज़ में हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस की कमेटी में भी हूँ यूनिवर्सिटी की तरफ से, हायर एजुकेशन कमीशन की भी हूँ, यूनिवर्सिटी के अक्सर बोर्ड्स में होता हूँ मैं। और इवन कि जो हम कुछ कोर्सेज सिस्टम वगैरह के कराते हैं तो उनका भी करिकुलम डिफाइन करते हैं। जबरदस्त। व्हाट आई फाइंड कि ना, अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करें ना, तो जो आपका करिकुलम है ना, इवन के जो प्री इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग, उसमें ना एकदम से बीच में बहुत बड़ा गैप है, या जो कि ब्रिज की कमी है। अच्छा, वो कैसे पूरा हो सकता है? जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि मेरी लैब अक्सर, हम लोग इस टाइम के कुछ कोर्सेज ऑफर करते हैं सब्सिडाइज, मतलब जस्ट टू लेट स्टूडेंट्स नो कि उसमें ना उनको एक टेस्ट दिला देते हैं रोबोटिक्स का, जिसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंटरफेसिंग का आइडिया हो जाता है। कुछ इस तरह के कोर्सेज जिसमें ना मेजॉरिटी ऑफ द इंजीनियरिंग कवर हो जाती है। तो उससे आइडिया ये होता है कि जब वो आगे फील्ड में आते हैं ना, तो वो उसी वक्त डिसाइड कर लेते हैं, यार ए लेवल्स का ये करना इंजीनियरिंग मेरे बस की है या नहीं या है। नहीं है। वहीं जी पे मतलब आपको काफ़ी हद तक पिक्चर क्लियर हो बनिस्बत इसके कि आप 2 ढाई साल गुजारें इंजीनियरिंग में, फिर आप रियलाइज़ करें नहीं यार ये। और ये होता है हमारे इंस्टीट्यूशंस में भी। यही वजह है कि आप अक्सर देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, तो बाद में जाके वो जो है ना फ़ौरन एमबीए में चला गया कि यार मैं तो सेल्स का मार्केटिंग मैंने का बंदा मैंने था खुद भी मेरे। मैकेनिकल के बाद एमबीए किया, हाँ, मिसाल बट के तौर नॉट पे नॉट फॉर दैट रीजन। रीज़न वगैरह। जी और फिर एकेडमिक्स का भी दूसरी किस्म की, इवन कि आपको ऐसी ऐसी एग्जाम्पल मिलेंगी, कोई बैंक्स में चले जाते जी 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 जी, हैं, बिल्कुल। इंजीनियरिंग की भी है, शेफ बन जाते हैं। मैं खुद जैसे आई आई जी आई एम अ जी जी कॉमेडियन में से। जी जी बिल्कुल। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि तो उसमें उसमें ना वो जो ब्रिज है ना, गैप, तो वो इस तरह के, तो स्टूडेंट्स को मैं ये एडवाइस करूंगा कि एज सून एज दे आर डूइंग ए लेवल्स, तो इस तरह के कुछ कोर्सेज। अब तो एक्चुअली मेरे ख्याल में कोविड ने एक सबसे बड़ा जो ज़बरदस्त काम किया है ना, आपको कोई चीज़ आपके पास ना आहिस्ता आहिस्ता आती है, और जनरेशन ना हमारी रेडी नहीं होती बहुत सारी। जी 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 ठीक है, आपने वो एक मूवी देखी है लूसी? उसके अंदर वो जो जब एंड में वो क्या कहते हैं, जो भी उसके साथ केमिकली होता है, उसके बाद वो शी बिकम्स वो क्या कहते हैं, मैटर बन जाती है, तो उसके बाद वो यूएसबी के अंदर सारा डेटा देती है पूरी ह्यूमन हिस्ट्री का, जी जी डार्विन से लेके और पता नहीं कौन सी, कि जब इंसान क्या था और क्या बना। तो वो उसको डॉक्टर को देते हैं, तो डॉक्टर बोलते हैं ये तो हमें लोगों में शेयर या पब्लिक करने, पीपल आर नॉट रेडी फॉर इट। मगर कोविड ने आपके साथ क्या किया? कोविड ने आपको ना 15 25 साल आगे ले गए। आगे ले गए, बिल्कुल। कैसे? ऑनलाइन कितना ही आप कर लेते, कोविड नहीं आता, ऑनलाइन नहीं टीचिंग होना था, टीचिंग होनी नहीं थी। एब्सोल्युटली ये नहीं। तो कम से कम 2050 में होती, जब बिल्कुल लोग बिल्कुल। इतने सुस्त हो जाते हैं या वगैरह किसी। अब मगर कोविड ने आपको आपको पता चला ना कि प्रैक्टिकली आपके तो सिस्टम्स ही, बिजनेसेस सिस्टम सब। तो इसी तरह से ये चीज़ अगर आप करेंगे ना, मिसाल के तौर पे कि ड्यूरिंग दिस कोर्सेज आप इस तरह के पार्ट में, ताकि आपको ये डिसीजन में आसान, एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट डिसीजन। ये कैरियर बहुत सीरियस चीज़ है, जी जी। बहुत सीरियस चीज़ है। कि अगर मैं ये चीज़ कर पा जाता हूँ, कर पाता हूँ ना, कि जो मैं एक्सपेरिमेंटेशन और कभी वेंटिलेटर वगैरह, इसकी रीज़न ये है कि मैं ये काम इंजॉय करता हूँ। इंजॉय करते हैं जी, और ये सबसे मैं जरूरी है। यकीन करें, मैं सम हाउ अगर मैं ये कहूँगा, तो मैं इतना मेच्योर भी नहीं था कि मुझे प्रोफेसरशिप और आर एन डी में आना है। ये मुझे बाद में पीएचडी में ज़्यादा पता चला। सही। अगर मुझे अंडर ग्रेड में पता चलता, तो शायद हो सकता है 10 साल और आगे इसी एज में आप चले जाते, जो चीज़ मुझे 50 में अचीव करनी है। एक सही। मिसाल दे रहा हूँ मैं जी आपको। जी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि यंग एज में जो फॉरेन सिस्टम्स हैं, उनमें यही सबसे अच्छी बात होती है, जो हम बाहर की एजुकेशन से अट्रैक्ट होते हैं, कि वो आपको अर्ली एज में आपको पता चलने लग जाता है कि मैं एक्चुअली किस चीज़ के लिए बना हूँ। सही। सो तो दैट इज़ वाई, तो उससे आपको जो है ना इंजीनियरिंग में, तो अगर मैं ये बैठ के यहाँ पे बताता हूँ कि यार आप सिविल इंजीनियरिंग करने उसके ये फ़ायदे हैं, तो वो एक्चुअली बहुत ही कॉमन बात है। व्हाट अबाउट गिव देम सम एक्सपोजर, वो जो ब्रिज है ना, जी जी। और इसमें इवन मेडिकल का भी एक्सपोजर इसी तरह का दें थोड़ा सा। सो मैं ये कह रहा था कि इट्स ऑल अबाउट गेटिंग दिस दिस वास्टनेस ऑफ एक्सपीरियंस, कि अपना एक्सपीरियंस ही आप इतना बढ़ा लेंगे, हो सकता है आपको ये भी पता चल जाए, जैसे आप कह रहे थे कि भाई मे बी इंजीनियरिंग इज नॉट फॉर यू, देयर इज हाँ नथिंग रॉन्ग विद दैट। हाँ, इसमें कोई बुरी बात नहीं और है, बिल्कुल। मैं पर्सनली ये भी मतलब बच्चों को अगेन, अपार्ट फ्रॉम चूजिंग सब्जेक्ट्स, मैं काउंसिल भी यही करता हूँ कि यार चाहते क्या हो। मतलब यू नीड टू बी डूइंग व्हाट यू लव डूइंग। वो उससे आप कभी एग्जॉस्ट नहीं होंगे, कभी आपके मतलब एक तो थकेंगे नहीं, या कभी ये सवाल नहीं रहेगा कि करना क्या है। मेरे साथ भी वैसे फॉर माय एक्सपीरियंस, मैंने तो 8th ग्रेड में ही डिसाइड कर लिया था मैकेनिकल इंजीनियर बनना है। हाँ। क्योंकि हुआ ये था कि एयरफोर्स वगैरह की कुछ चीज़ें देखी थी, तो उस पर बड़ा शौक हुआ कि यार जहाज़ कितनी ज़बरदस्त चीज़ है अगर उड़ाने को मिले। एंड देन फिर ये हुआ कि जहाज़ों में जब वो थोड़ा सा अंदर घुसने वाली बात हुई कि नहीं यार ये काम कैसे करता है। और इसमें मतलब वो टरबाइन वगैरह जो होती है, वो अब 8th ग्रेड में उस वक्त मुझे थैंकफुली आई हैड इनफ पीपल अराउंड मी जिन्होंने ये एक्सपोजर दिया कि अच्छा भाई टरबाइन एग्जैक्टली होती क्या है, ये इंजन जो है वो किस तरीके से काम करता है।
रिपिंग थिंग्स अपार्ट, इतने कंप्यूटर खराब किए मैंने, अब्बा से पिटा भी हूँ इस मामले में। लेकिन वही है जो आप कह रहे हैं कि जो वास्टनेस ऑफ एक्सपीरियंस जब आपकी होती है ना, तो फिर आपके लिए ये चूज करना भी आसान हो जाता है। आसान होता है। तो आप जितना इनको एक्सपोजर दे देंगे ना या अर्ली, अपार्ट फ्रॉम देयर, आई कैन अंडरस्टैंड कि करिकुलम टफ है, बच्चे जी बहुत बिजी रहने लगे, मगर सम ब्रेक्स में आप इनको, और आई डोंट थिंक कि इसके लिए आपको कोई 5 मंथ 6 मंथ का एक्सपीरियंस चाहिए, यू कैन जस्ट डिसाइड इन 1 और 2 मंथ्स मैक्सिमम, पता चल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि अल्लाह ताला ना हर कौम में, और इवन के जो लोगों की एबिलिटीज़ है ना वो बिल्ट इन है, बहुत सारे अच्छे होते हैं प्रोग्रामर। बिल्कुल। मैं मेरे पास ऐसे स्टूडेंट आते हैं वो करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, बट दे आर सो गुड इन गुड एट प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग या और आगे जाके फिर वो नेचुरली उधर मूव हो जाते हैं। जी। बहुत सारे हो जाते हैं बोलते हैं नहीं यार हार्डवेयर में बहुत अच्छे होते हैं वो, दे आर वेरी गुड इन हार्डवेयर, उनसे सोल्डिंग कराओ या उनसे कोई सिस्टम बनवाओ, जी ठीक है। वो तो दूसरे बहुत सारे बहुत अच्छी प्रेजेंटेशंस में होते हैं, तो ये उनकी नेचुरल वो चीज़ होती है। तो अगर वो उस चीज़ का एक्सपोजर देंगे तो वहीं पे क्लिक कर जाएंगे, दे नो यार उसमें जाना है। तो सोचें आप उस इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में पावरफुली आ रहे हैं तो कितना फ़ायदा होगा। और उसी में एज एन एक्सटेंशन ऑफ दिस, जी जी आप अभी जो है वो रिसेंटली अभी मतलब लाइक 19th और 20th जनवरी को एक आपकी वर्कशॉप भी जी जी है, तो बिल्कुल। प्लीज़ कैन यू टेल आवर ऑडियंस अबाउट दैट, कि पर्टिकुलरली फॉर सीडर स्टूडेंट्स भी है, और उसके अलावा मतलब लाइक जो आप वर्कशॉप्स वगैरह भी करते रहते हैं जी जी बिल्कुल। इस एरिया में, या जस्ट टू गिव दिस एक्सपोजर टू जी जी स्टूडेंट्स, बिल्कुल। प्लीज़ उसके अच्छा, बारे में। ये वर्कशॉप ना एक्चुअली मैं इसको लेता हूँ, ये हमारी जिम्मेदारी है कि अगर हम जी कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो उसका एक यंगर जनरेशन के लिए कुछ पोर्शन डिसमिनेट करना है। तो स्टेम रोबोटिक्स आजकल बहुत ज़्यादा है, सही। तो जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि कोई छोटे कंट्रोलर से कुछ फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग्स के साथ जी छोटे छोटे प्रोजेक्ट डेवलप करें जो कि आपके इंडस्ट्री और होम से रिलेटेड हो। आपने सही। वाटर लेवल डिटेक्टर बना लिया एक फॉर एग्जांपल, जी जी। एक टॉय कार है उसको आप ब्लूटूथ से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वायरलेसली। अगर आप वो कर ज़बरदस्त। लेंगे तो आप वायरलेसली अपने घर की कुछ सारी ऑटोमेशन कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। इसी तरह आप दूसरे कई काम कर सकते हैं, कोई एलईडी सेटअप बना सकते हैं डेकोरेशन के लिए, या कोई आप बहुत सारी चीज़ें आप कर एंड सकते हैं। पर्टिकुलरली जिस तरह इंटरनेट ऑफ थिंग्स की जिस तरह आजकल जो बात चल रही है, उसमें भी लिटरली यही है ना कि ब्लूटूथ या वॉइस कंट्रोल्ड डिवाइसेस हों आपकी, पूरी पूरी इन्वायरमेंट जो है वो आपकी लिटरली मतलब लाइक, और ये आपके इसके हैप्टिक्स का भी इसमें बिल्कुल डेफिनेटली कोई बिल्कुल। ना आप कोई फॉर एग्जांपल आप शामिल है। ड्राइव कर रहे हैं, आपने कहा यार मुझे अभी 1 घंटे पहले बाद घर पहुंचना है, तो वाई नॉट, सर्दियों के दिन है, मैं ऑप्टिमाइज क्यों करूं, मैं यहाँ से ब्लूटूथ से गीज़र ऑन कर दूं, 1 घंटे में बिल्कुल पानी गर्म हो जाए और फिर आप वहाँ पहुंचे, तो ये नहीं हो कि आप वहाँ जाके आधा पौन घंटा आपको वेट करना पड़ रहा है। तो या बिल्कुल। यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो इस तरह का कुछ आइडियाज आपने अट्रैक्टिव, तो ये। एंड सच थिंग्स आर बीइंग और डिस्कस्ड इन बड़ी द मजे की वर्कशॉप। बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं ना डायरेक्टर ऑफ द ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन भी हूँ। जी जी। क्योंकि रिसर्च में इतना हूँ तो थैंक्स टू द टॉप मैनेजमेंट ऑफ एनईडी यूनिवर्सिटी कि उन्होंने मुझे ये बनाया, और इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी की सारी रिसर्च मेरे थ्रू होके जाती है। मैं ना डायरेक्टर ऑफ द ऑफिस ऑफ द रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन हूँ ना। जी व्हाट आई फाउंड आउट कि हमारा कंट्री जो है वो बिजनेस में या कंपनीज में या आर एंड डी में कमर्शलाइजेशन लेवल पे क्यों वीक है, मेड इन पाकिस्तान क्यों वीक है, उसकी मुझे जो या एक रीज़न समझ आई ना, वन ऑफ द रीज़न, हमारे एंटरप्रेन्योर्स इंजीनियर्स नहीं है। क्या बात है, वाह। जी। मतलब सीईओज ऑफ द कंपनीज आर नॉट इंजीनियर, क्यों? बिकॉज अच्छा, क्योंकि जब सीईओ ऑफ द कंपनी, आई एम टॉकिंग अबाउट, देखें अब कंपनीज भी कई टाइप्स की हैं। एक कंपनी है डिजाइन, हम्म। वो डेवलप करती है, माइक डेवलप करती है। जी। एक कंपनी है सर्विस प्रोवाइडर, तो आपको फाइंड आउट करना होगा इंजीनियरिंग की कोई स्पेसिफिक सर्विसेज देती है ना, जैसे आपने यहाँ पे कंसल्टेंसीज वगैरह जिस तरह कंसल्टेंसीज होती वगैरह, तो हमारी कंसल्टेंसी सर्विसेज तो बहुत हैं। सर्विसेज भी ऐसी हैं कि आपने बाहर से कोई चीज़ आपने एक 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 कॉन्ट्रैक्ट किया, चीज़ें मंगवाते हैं, यहाँ लोगों को बेचते हैं अपना कट रख के। ज़्यादातर जी लोगों का जी जी जी। प्रॉफिट कमाने का तरीका क्या ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग पे ज्यादा ट्रेडिंग है, फोकस है, मैन्युफैक्चरिंग पे नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। जी तो अब सोचें जब आपका, क्योंकि आई एम सॉरी मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, आप समझें, मगर ना जब माइंडसेट वो एक बिजनेस फैमिली से है ना, तो वो उनको आपने बिजनेस करना है एंड देन यू बिकम क्या कहते हैं वो, क्या मतलब है, सेठ है, सेठ बन जाते हैं ना, मतलब यानी। जी अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने ये कोविड में इवेंट एफर्ट पे मुझे अली सुलेमान हबीब अवार्ड मिला है, जी जो कि एज अ प्रोफेसर नहीं मिला मुझे, जी जी एज अ बेस्ट टीचर नहीं मिला, वो मुझे एनीडाक का अलग अवार्ड मिला है, वो मुझे मिला है एज अ प्रोफेशनल इंजीनियर, जी 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 यानी जी। बेस्ट इंजीनियरिंग, बेस्ट इंजीनियर, इंजीनियरिंग ठीक का। है। तो या वो एक्चुअली इसका मतलब है कि आपने इंडिजिनस डिजाइन किया। अच्छा, अली सुलेमान हबीब अवार्ड को मैं इसलिए हाई रेट करता हूँ क्योंकि वो आपको इंडस्ट्री ने दिया है। जी 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 अच्छा, इंडस्ट्री, अब जो हाउस ऑफ हबीब ग्रुप है, उनके जो जो सुलेमान हबीब साहब जिनका इंतकाल हो गया था, तो वो जी खुद इंजीनियर थे, जी जी। विजनरी। हाउस ऑफ हबीब का तो बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है तो इसमें। वो खुद मैं भी। इंजीनियर थे
एंटरप्रेन्योर थे ना वो एक्चुअली, तो वो अंडरस्टैंड करते थे कि इंजीनियरिंग और डिज़ाइन का अवार्ड होना चाहिए, यानी उनके जो सराउंडिंग्स के लोग हैं। तो हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा मसला यही है कि आपने नहीं सुना होगा कि यार ये बंदा एमआईटी का क्या कहलाता है, वो ड्रॉप आउट है, हम्म। ये फला स्टैनफोर्ड का ड्रॉप जी आउट है। जी। तो स्टैनफोर्ड तो वो कुछ कर रहा था, उसको सडनली क्लिक किया, यार मैं एग्जैक करूंगा, जॉब करूंगा, थीसिस करूंगा, फलन मैं, यार ये तो मुझे काम समझ आ गया, तो वो एंटरप्रेन्योर बन गया, एंड देन 8-10 साल में $1 बिलियन कंपनी बना ली। पाकिस्तान में आपको मतलब लाइक बिल गेट्स या स्टीव जॉब्स या क्यों? इलॉन मस्क की बात करते हुए लोग नजर आएंगे, लेकिन आप जिस दिन इस इंजीनियर माइंडसेट वाले लोग नहीं नजर आएंगे आपको जिस आपको। दिन इंजीनियर्स नजर आएंगे ना, तो आपको वो इस डिजाइन की अहमियत को समझेंगे। जी। फिर वो क्या करेंगे कि जो भी रेवेन्यू अर्न करेंगे ना, हम्म। हमारे क्या होता है, रेवेन्यू अर्न करके दूसरा इन्वेस्ट करते हैं, जी। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, बाकी जो वो आप बोलेंगे कि जब इंजीनियर को बोलेगा यार इसका 25% तो R&D में आर एंड इन्वेस्ट डी हो, में इन्वेस्ट हो, एब्सोल्युटली। रिसर्च सेंटर्स होंगे। मैंने जिस यूनिवर्सिटी से, कोरिया का बड़ा ज़बरदस्त मॉडल है, वो क्या मॉडल है कि यूनिवर्सिटी होती है, उसके बराबर में सैमसंग का रिसर्च सेंटर, क्या बात है, मैं जी। जाता बिल्कुल बराबर में जैसे 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 LG का रिसर्च सेंटर। जैसे सर मेडिसिन में होता है, मेडिसिन में इवन पाकिस्तान में भी है, जो कॉलेज है, कॉलेज एक हॉस्पिटल के साथ एसोसिएटेड है, देयर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन। सिंध मेडिकल कॉलेज की अगर आप बात करेंगे, जो अब सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी है, दैट इज एसोसिएटेड विद जिन्ना हॉस्पिटल। आपका डाउ मेडिकल जो कॉलेज है, डाउ यूनिवर्सिटी जो है, वो साथ में सिविल तो हॉस्पिटल है। मेरे तो ख्याल में देयर वो इज हमसे अ आगे, कनेक्शन, एब्सोल्युटली तो इसीलिए एब्सोल्युटली। तो मेडिकल नहीं, और प्रैक्टिस में सर इंजीनियरिंग में मैं आपको एक बात बताऊं, एक और जो जो चीज़ है इंजीनियरिंग में, आई एक्सपीरियंस दिस स्टडीज वाइज में बात कर रहा हूँ। अगेन मैं किसी को क्रिटिसाइज करने की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जनरली एज अ नेशन हमारे एटीट्यूड का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आई ऑलवेज बिन इनटू क्रिएटिव थिंग्स, कि मैं ड्रामेटिक्स में और स्टेज वगैरह पे आई ऑलवेज बिन ऑन स्टेज, आई ऑलवेज बिन अ परफॉर्मर। एट द सेम टाइम आई हैड माई इंटरेस्ट इन इंजीनियरिंग एज वेल, राइट? तो यूनिवर्सिटी के टाइम पे ये होता था कि तुम ये सब करने के लिए आए हो, कि मतलब वो जो एक चीज़ होती है कि क्रिएटिविटी को यहाँ पे सप्रेस किया जाता है। सप्रेस क्यों किया जाता है? अच्छा, मेरा भी इस पे एक थोड़ा सा टेक है, मैं भी आपको सिर्फ शेयर करूंगा। आई डोंट नो इफ यू अग्री और डिसएग्री विद मी ऑन दिस। बात ये है कि हमारी जो इंडस्ट्री है ना, इंडस्ट्री में वही, चूंकि डिजाइन और R&D की तरफ कोई फोकस नहीं है, हमें चाहिए मेंटेनेंस इंजीनियर्स, यू नो। सेल्स, हाँ ऑपरेशंस, हाँ, एग्जैक्टली। मतलब I've been a field मैनेजमेंट ट्रेनीज। I've been a field engineer, but at the same time ज़्यादा काम जो मेरा होता था वो सारे का सारा सेल्स से मोस्टली रिलेटेड होता था बिफोर आई जॉइंट सीडर। ऑल्दो मेरा फील्ड का भी काम था, मैंने गैस टर्बाइंस अपने हाथ से इंस्टॉल किए लिटरली इन डेजर्ट्स। डेरा बुगटी में देयर आर 3 टर्बाइंस विद माय नेम ऑन देम। तो लेकिन ये चीज़ है कि अगेन मतलब लाइक उसमें भी इंस्टॉलेशन वाला काम है, जो अच्छा, जो बहुत अच्छा करते हैं पाकिस्तानी। ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तानी जो वो काम अच्छा नहीं करते, इट्स जस्ट दैट कि फोकस इन सारी चीज़ों पे है ही नहीं। हमारे पास अगर रिफाइनरी है, तो वो जो रशिया की या यूएस की जो डी कमीशन मशीन होगी 30-35 साल बाद, वो आके यहाँ पे लगी होगी। हमें चाहिए कि वो जुगाड़ में चलाने वाला आदमी मिल जाए। ऐसा नहीं होगा कि उस मशीन को रेप्लिकेट या इवन रिप्लेस करने वाले कोई इनोवेटिव प्रोसेसेस वाले इंजीनियर्स हों। ये आप चीज़ इसमें एक चीज़ और ऐड कर देना, आपने उसको इंस्टॉल किया और सोचा ये डिज़ाइन भी आपके मुल्क में हुआ हो, एग्जैक्टली वो एग्जैक्टली। डिज़ाइनर भी वही है, जी तो वो एंटरप्रेन्योरशिप में इंजीनियरिंग का फैक्टर मिसिंग है। जी। अच्छा, मेरे ख्याल में हायर एजुकेशन वाली एक बात ज़रा सी मिसिंग रह गई थी, तो आप पूछ रहे थे ना, वो मैं ऐड ज़रा करना चाहूँगा शॉर्ट, कि हायर एजुकेशन जब से 20 साल से आएगी ना, तो इसमें हुआ ये कि कुछ रिफॉर्म्स अच्छे आए। जी। तो मुझे PhD किए हुए 8 साल हो गए, 8 साल से ज़्यादा हो गया, सही। तो आई वॉज मोर यंगर। तो मैं आपको एक आध वीडियो शेयर दूंगा जब मैं PhD, तो उसके बाद फ़ायदा हुआ, रिफॉर्म्स लाने के बाद यंग लोग अट्रैक्ट हुए R&D की तरफ, टीचिंग साइड की, और देर इज़ अ डिफरेंस एज वेल। बल्कि ये मैं आपको बल्कि बताना चाहूँगा थोड़ा सा अपने जूनियर बच्चों को, ऑडियंस को, कि देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ टीचर एंड अ प्रोफेसर। हमें पता नहीं चलता ये डिफरेंस, वाज़ डिफरेंस है। टीचर का मतलब ये है कि कुमैल ने मुझे 1 घंटा कोई टॉपिक नहीं था आता, मैं कुमैल के पास गया, यार फिजिक्स का ये टॉपिक मुझे पढ़ा दो, तो यू हैव बिकन अ टीचर फॉर दैट 1 आवर। अगर आप सेमेस्टर पढ़ाएंगे तो सेमेस्टर के टीचर हो गए, वो अलग बात है, हमने स्टैंडर्ड किया हुआ कि भाई इसने पूरा कोर्स पढ़ाया। व्हाट अबाउट द प्रोफेसर? प्रोफेसर एक बड़ी चीज़ है, उसका एक सबसेट टीचिंग है, क्या बात। उसका अगला चीज़ है R&D, एकेडमिक पॉलिसीज, CQI, कंटिन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट वाह। पॉलिसीज, आप फला, तो उसी प्रोसेस के थ्रू ही तो लैब्स बन गई। वरना अगर मैं खाली टीचर होता तो मैं तो साइकोलॉजिकली बाउंड हूँ कि मेरा तो काम टीचिंग, क्लास में व्हाई शुड जाऊंगा। आई गो हाँ। फॉर R&D करूँ और मैं टेली प्रेजेंस करूँ और वहाँ जाके अच्छा खासा यूरोप शोरोप घूमूँ, मैं बिला वजह क्यों इतना छोटा मोटा MOU? तो एक्चुअली तो प्रोफेसरशिप आपको, इट्स अ वेरी वेरी बिगर थिंग, तो दैट इज़ वाई वो डिफरेंट है। तो यूनिवर्सिटीज़ में जिस तरह हमारे यहाँ एयरफोर्स में, आइडियल इन जनरल कहना है, पायलट जो होता है, जी। आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि एयरफोर्स के पायलट से कि यार वो जहाज़ उड़ाएगा?
मगर अगर फॉर एग्जांपल वो एडमिन में बैठता है ड्यू टू सर्टेन रीजन, वो जहाज उड़ाने के बाद तो अलग बात है, जी जी मगर पहले दिन से ही तो आप बोले यार रैंक्स तो फ्लाइंग ऑफिसर के हैं, मगर आप मिसाल के तौर पे बैठ रहे हैं, वो अपनी जगह है। फ्लाई इसी तो करनी तरह अगर रहे। प्रोफेसर की मिसाल के तौर पे अपनी लैब हो, R&D लैब हो, तो दैट एक्चुअली एड्स अ काइंड ऑफ, वो जहाज आपका है वो एक्चुअली, जिस पे बेसिकली आपने उसको उड़ाना है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो इसके इक्विवेलेंट हो जाता है। तो हायर एजुकेशन कमीशन के इकदाम के बाद काफ़ी लोग इस साइड पे आए, और हायर एजुकेशन पाकिस्तान की इस टाइम बेहतर है। हम्म, वी हैव नंबर ऑफ PhDs और वर्किंग, तो उसमें होता है कि यू कैन नॉट जस्ट गारंटी, ये किसी चीज़ का अच्छा और बुरा होना परसेप्शन होता है। आप लोग अक्सर सोशल मीडिया पे कमेंट देखते हैं, अच्छे लोगों पे आप बोलते हैं यार अच्छा खासा बंदा है, इस पे क्यों नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, तो ट्रेंड करते हैं, तो वो तो आपको चलता है, वो एक चीज़ है। मगर आप मेजोरिटी में आपको अंदाज़ा हो जाता है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि अच्छा बंदा भी निकल आएगा इस सिस्टम से। तो हायर एजुकेशन इस टाइम पाकिस्तान की अच्छी भी है, उसकी रिम्यूनरेशन भी अच्छी है, यानी उसको पैसे भी अच्छे मिलते हैं, उसकी वर्थ भी है उसी तरह से है। तो अब हमारे कंट्री में मैं यूँ कह लें कि अच्छी रिस्पेक्ट मिलती है। अब अच्छे अगर प्रोफेसर हैं वगैरह, तो वो बिल्कुल। मुस्तकिल एक प्रोसेस से गुजरते हैं, तो एक्चुअली दिस इज़ अ गुड साइन फॉर द कंट्री। यानी अगर हम 20 साल पहले जाएं, तो वो इस वक्त इतने इनकरेजमेंट नहीं थी, कि ये रिफॉर्म्स नहीं आए थे, तो वो बंदा PhD बोलता था यार मैं पाकिस्तान में आके ना डिज़ाइन है ना कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी की ऐसी पॉलिसीज जी हैं जी कि मैं ऊपर जाऊं। तो अब स्टैंडर्ड्स अब अब बहुत अच्छे स्टैंडर्ड्स की चीजें स्टैंडर्ड्स हैं, नहीं अब है। हायर एजुकेशन कमीशन अच्छा काम करती है। मैं आपको लेकिन थोड़ा सा पर्सनल एक जरा सा मैं एक्सपीरियंस शेयर करूं, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स। मुझे लेकिन थोड़ा सा ये चीज़ फील हुई है कि व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन, तो हम एजुकेशन को ना, वही जो आप बात कह रहे थे कि वही क्लासरूम तक या तो महदूद हो जाती है, या फिर जो सवाल किताब में लिखे हुए हैं, किताब के सवालों के जवाब देना, वो उस हद तक महदूद रहती है एजुकेशन। एजुकेशन में मैंने जो फील किया है आफ्टर डूइंग माई इंजीनियरिंग, आफ्टर डूइंग माई MBA एज वेल, मुझे ये चीज़ फील हुई है कि हम लोगों का एजुकेशन की तरफ ना वो वाला एटीट्यूड नहीं है, जो एक मज़े वाली जो एक चीज़ होती है ना। जैसे आप जब अपने काम के बारे में बात करते हैं, यू टॉक अबाउट इट विद सर्टन पैशन, यू नो, यू लिव योर वर्क, राइट। तो वो वाली जो चीज़ है वो मुझे इतनी फील नहीं होती, एंड आई थिंक दैट्स समथिंग जहाँ पे आप इसमें ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, बिकॉज यू आर एसोसिएटेड विद यूनिवर्सिटीज़। लेकिन ये है कि जो क्रिएटिविटी लोगों की लाना, या स्टूडेंट्स को ग्रूम करके एक पर्टिकुलर लेवल पे जब जब लेके आने वाली बात होती है, आई फील कि वो बड़ी मिसिंग है। कि एजुकेशन कन्फाइन उसी चीज़ में होकर रह गई कि बस ये क्लासरूम तक है, जो किताब में लिखा है वही है, इसके आगे ना आपको करना है, ना आपको करने की ज़रूरत है, और ना हम आपसे पूछेंगे। तो ये इसका रीज़न है, इसका एग्जैक्ट रीज़न है, आपने ना जो आप ना मेरे वाइस चांसलर एक बड़ी मजे की बात कहता है, आप क्वालिटी को क्वांटिफाई नहीं कर सकते, यानी क्वालिटी को नंबर दे दें, कुमाइल इज 10 आउट ऑफ 10, तो वो अब जो है ना, फिर लोग क्या करते हैं उसमें शॉर्टकट ढूंढते हैं 10 आउट ऑफ 10 लाने के, क्योंकि शॉर्टकट होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, एब्सोल्युटली तो हाँ। आप जब आपने क्वालिटी जो है ना क्वालिटेटिव है, तो आप जब उसको क्वांटिफाई कर देते हैं, CGPA इज अ क्वांटिटी 3.99, हम्म मतलब ऐसा हुआ है मेरे साथ भी। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा जनरली, जाहिर सी बात है हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे तो डीमोटिवेट नहीं कर सकते, मगर ऐसा होता है कि ऐसे बहुत से स्टूडेंट आते हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते इन क्वांटिफाइबल पैरामीटर्स पे, कि उनकी CGPA, बट दे आर वेरी एक्टिव इन डूइंग सम अदर थिंग्स। मेरी CGPA 2.0 थी, बड़े अच्छा, फखर से बताता हाँ, हूँ। तो बिल्कुल, तो वो आप ना कहीं अपना दिखा, तो वो जो क्योंकि हमने क्वालिटी को क्वांटिफाई किया, तो उन पे वो प्रेशर है, जी। तो वो क्या करते हैं, वो सब चीज़ें कवर करते हैं, मगर उसका इम्पैक्ट नहीं आता, क्योंकि उनके नज़दीक इसको मैंने इस हिसाब से पढ़ना है कि मेरा CGPA इतना आ जाए, यही मतलब ये मेरे इतने इस तक ग्रेड्स आ महदूद जाएं, होकर रह गई ये इतना चीज़। ग्रेड्स हो जाएं, तो वो उसमें से आउट ऑफ दैट निकलना, और आप यकीन करें बहुत एग्जॉस्टिंग प्रोसेस भी है। यानी आपको कोई अब सोचें कि कोई जगह कि आपको इतने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और इतने उसमें से टॉप के मार्क्स लाने हैं, तो समटाइम वो बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल में हर केस में ज़रूरी नहीं है कि वो जहानत शो करता हूँ। बिल्कुल। ठीक है, मतलब है नहीं, तो मेरे साथ अपने साथ भी हुआ कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में NED समझ नहीं आई, कोई सराउंडिंग में कोई सीनियर इंजीनियर भी नहीं था फैमिली में, तो आई जस्ट स्टार्टिंग स्ट्रगलिंग, फिर मैं चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, बाय द वे 25% में मैकेनिकल इंजीनियर भी हूँ, क्योंकि मैं जी। मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल COD करवाई थी, चेंज ऑफ द डिपार्टमेंट। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, बेस्ड ऑन द मेरिट, तो मैं इलेक्ट्रिकल में, तो मैं मुझे ये भी नहीं पता था उस वक्त कि इलेक्ट्रिकल में क्यों जाऊँ, तो जस्ट आई फाउंड आउट कि ये मेरिट पे ऊपर है, तो जैसे अच्छा। उस वक्त जी जी। तो चले गए आप, तो आपने वो चेंज ऑफ डिपार्टमेंट चेंज करा लिया, जैसे आपने चेंज ऑफ डिपार्टमेंट करा लिया, तो क्या कहते हैं, आप इस फील्ड में आ गए, आपने देखना शुरू कर दिया तमाम चीज़ों को। तो हमारे पास जो है ना, ये जो इसके अंदर अगर आपने लाना है ना, अब बल्कि अक्सर लोग बहुत सारा
ये कहते हैं कि यार आप इंडस्ट्री में जाके एक्सपीरियंस लें, मगर वही वाली बात है, इंडस्ट्री में जब सेल्स मेंटेनेंस वगैरह होगा तो वो एक क्या आपको, क्या ही एक्सपीरियंस होगा जी। और आपको यकीन करें कि ग्रेजुएशन के बाद मेंटेनेंस सेल्स के माइंडसेट के लड़के खुद ब खुद आते हैं, मगर डिज़ाइन के नहीं आते, तो फिर वो बाहर की तरफ जाते हैं, बाहर मतलब वो डिज़ाइन। अपॉर्चुनिटीज की वही वही जो अगेन इट कनेक्ट्स विद व्हाट यू सेड कि जो बिजनेस ओनर है, जो एंटरप्रेन्योर है, वो जब इंजीनियर नहीं है तो वो डिजाइन की समझ ही नहीं है। हाँ मतलब उसकी अपनी गलती भी नहीं है, हाँ 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 उसको जब बिल्कुल। डिजाइन की बेचारे को समझ ही नहीं है तो वो कहाँ कैसे हॉस्पिटल फोकस का करे इस पे। बोर्ड अगर सारे डॉक्टर्स होंगे, जी। सोचें, हॉस्पिटल का बोर्ड या ऑनर हॉस्पिटल का खुद एक अच्छा पावरफुल डॉक्टर होगा तो ऑफ कोर्स बड़ा फर्क होता है। बिल्कुल है। और ये उसमें वो इस चीज़ में मेरे ख्याल में बेहतर होते हैं हमसे। बिल्कुल। ठीक है, तो ये एक जगह बनती है बिल्कुल ही ना, तो ओवरऑल, और फिर ना एक और चीज़ भी है कि हमारी जो जनरेशन है जो भी है, वट एवर द सराउंडिंग सिचुएशन वी आर फेसिंग, मगर वो एक ट्रांजिशन से भी गुजर रही है। मतलब अगर आप यूएस की बात करें तो वो ये प्रोफेसरशिप के स्वैग को 60s 70s में वो ये इन चीज़ों को गुजार चुके हैं, अब तो गुजार स्टेबल चुके। हम लोग ट्रांजिशन में जा रहे हैं, लैब के कॉन्सेप्ट अब आ रहे हैं, अब आ रहा है जी। आए होंगे पहले भी, मैं ये नहीं कहता पुरानी आए होंगे, मगर अब आ रहे हैं, अब वो है, अब लोग सोचते हैं कि इसको सस्टेन करें। उस माइंडसेट, वो मतलब माइंडसेट आ यानी रहा है। यानी जब हमारी लैब बनी तो कोई और गवर्नमेंट थी, फिर ये जी जी गवर्नमेंट जी। चेंज हुई तो यूजुअली हमारे यहाँ होता है कि चीज़ें चेंज हुई, मगर नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बाकी चाहे गवर्नमेंट कोई भी, उनको समझ आ रहा है कि हायर एजुकेशन पे हमें इन्वेस्ट करना है, तो ये बहुत पॉजिटिव भी है यानी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तमाम चीज़ें भी हैं। कि आप अगर कोई मैसेज हमारे स्टूडेंट्स को पहुंचाना चाहें। मैं ऑल अक्रॉस द स्टूडेंट ये बात करूँगा, सारे सीडर के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली है ना, और मेरे जो कंट्री के बिलव्ड स्टूडेंट्स हैं और किड्स हैं उनके लिए, कि एक्चुअली आप जब बढ़ते हैं ना उम्र के साथ साथ, तो आपका रोल ना रिसीविंग से गिविंग हो जाता है। क्या बात तो है। ये चीज़ फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। तो क्या आप बात पहले रिसीविंग एंड पे होते हैं, और आप फिर बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल आज 40 ईयर्स का हो गया हूँ और मैं पीएचडी हूँ, तो अब मेरा रोल का परसेंटेज आप देखें ना, तो रिसीविंग मेरा बहुत कम हो चुका है, अब मेरा गिविंग गिविंग है, ज्यादा। गिविंग ज़्यादा है। क्या बात है। तो ये एक हैबिट है। तो आपने देखा होगा जो हम पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स में है ना, तो अगर आप एज फैक्टर देखें, मेरे नज़दीक ना लाइफ ऐसे है 1 से 20 ईयर्स एक लाइफ सेटअप है, उस वक्त आप मेजरली रिसीविंग एंड पे रिसीविंग में हुए होते हैं। हैं बिल्कुल। फिर 20 से 40 आप गिविंग सीखते हैं कि कैसे गिविंग देना है, फिर 40 से 60 आप एक्चुअली गिविंग प्रोसेस में जाते हैं, और फिर उसके बाद आप एडिशनल बोनस गिविंग में हाँ चले वो जाते सब हैं, एंड देन बोनस। उसके बाद बॉडी आपका यूजुअली 80 क्रॉस के बाद साथ नहीं देती है, वो डिफिकल्ट आपके साथ प्रॉब्लम होता है। तो आप अपना माइंडसेट चेंज करें, पॉजिटिव माइंडसेट करें, कोई आपको रिगार्डलेस एक रोबस्ट बिहेवियर, वट एवर द सोसाइटी सेज, आपको आपके मुल्क से मोहब्बत करने से कोई नहीं रोकना चाहिए आपको। बिल्कुल। आप थोड़ी देर एग्जॉस्ट हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, पीछे हटें, चेंज ऑफ माइंड करें, दोबारा कम बैक करें। क्या बात। सही है। आखिरी चीज़ मैं आपको कहूँगा, आप में से वो तमाम लोग सोचें, अगर आप में कैपेबिलिटी हो, और आप में कैपेबिलिटी अल्लाह ताला ने डाली ना, आप कितने स्मार्ट हैं और आप ये काम कर पा रहे हैं, ये तो आपको अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर सकते हैं। एब्सोल्युटली ठीक है, एब्सोल्युटली। सही है। तो अल्लाह ताला ने आपने बनाया, आपने क्या किया, अपनी एबिलिटी का ये फ़ायदा उठाया कि आप जस्ट छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेके, कि यार ये बिजली नहीं आती, ये फला नहीं आता, ये आप, और आप बाहर चले गए, सोचें पीछे देखें और आपको लगे आपका मुल्क बहुत शदीद टर्मोइल में, कितनी बेचैनी नहीं होगी कि आप ना, यार मैं काश वहाँ होता और मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता, या एटलीस्ट वहाँ मौजूद होता। थोड़ा सा ये बिहेवियर, पॉजिटिव माइंडसेट बिल्ड करें। ये कंट्री आपको जिस सिचुएशन में भी मिला हुआ है, और अगर आप अलाइव हैं और आप काम कर रहे हैं और इन चीज़ों को समझते हैं, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो स्लोली ग्रेजुएट फाइंड अ बैलेंस, एक बैलेंस फाइंड आउट करें। बहुत थिन लाइन है रिसीविंग और गिविंग में, तो फाइंड आउट करें कि किस पॉइंट पे आपने रिसीविंग है और किस पॉइंट पे आपने गिविंग करनी है। तो मैं एक्चुअली इन जनरल माइंडसेट पे बात करूंगा, रादर देन हार्ड वर्क और इंटेलिजेंट स्मार्टनेस, वो सब हम वो वो तो सब अपनी अपनी जगह जगह है है, जी। मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है मेरे नज़दीक, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए। And this is definitely a really important message. This is a really beautiful message as well. और खास तौर से जो पॉजिटिविटी वाली आपने बात की थी, आई थिंक यही है कि पॉजिटिव माइंडसेट जब आप रखेंगे, अपने रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को जब आप रियलाइज करते रहेंगे, तभी जाके हम इस मुल्क को बेहतर बना सकते हैं। जी बिल्कुल। और यही एक चीज़ है जो हम लोगों को एज टीचर्स हम सिखाने की कोशिश करते हैं। एज स्टूडेंट्स आप लोगों को सीखने का टाइम है, तो उम्मीद भी यही होती है कि आप लोग सीखेंगे। एंड आई रियली होप दैट सच एपिसोड्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट एंड any of our interactions with our younger generation, I hope that we are able to give that contribution that we क्या कहना चाहिए, that we envision, और वो जो हम करना चाहते हैं
होपफुली वो मैसेज पास भी हो रहा होगा. एंड विद दिस विश, विद दिस होप, आई वुड लाइक टू एंड दिस एपिसोड. सर, थैंक यू वेरी मच, एंड वी आर गोइंग टू बी coming back to you with another episode of Listen Up. Goodbye.